हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस देखिए ये हो गया एक सेल। सेल के अंदर बीच में एक स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलेंगे न्यूक्लियस। और दिस स्ट्रक्चर मतलब ये न्यूक्लियस जो है वो सेल का मेन कंपोनेंट होता है। तो न्यूक्लियस को हम बोल सकते हैं मेन कंपोनेंट और मेन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल तो बहुत ही मेन ऑर्गेनेल है। क्यों वो मेन ऑर्गेनेल है? क्योंकि वो टोटल सेल को गवर्न करता है और रूल करता है और डायरेक्ट करता है। सो इसीलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टर ऑफ द सेल। डायरेक्टर ऑफ द सेल हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। देखिए न्यूक्लियस का अगर न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को अगर डिवाइडेड करेंगे तो 4 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। और न्यूक्लियस का मेनली 4 पार्ट होता है। देखिए फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप। सेकंड क्या हो गया? क्रोमेटिन मटेरियल। थर्ड हो गया न्यूक्लियोलस। 4 हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, उसके वो 4 पार्ट से अगर न्यूक्लियोलस अगर बोलेंगे तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का मेन पार्ट होता है। और अगर बोलेंगे न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किए थे? न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे। और उसका मेन 4 पार्ट हो गया। एक हो गया न्यूक्लियर एनवलप, एक हो गया क्रोमेटिन मटेरियल, एक हो गया न्यूक्लियोलस जो कि उसका मेन पार्ट होता है, और एक हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम 4 के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन क्या हो गया? न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है? देखिए सेल के आउटर लेयर को देखिए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। उसका तो मेम्ब्रेन हो गया। तो वैसे ही न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन हो गया। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवलप। ओके, और न्यूक्लियर में एनवलप क्या हो गया? आउटर मोस्ट। ऑब्वियसली आउटर मोस्ट ही होगा क्योंकि वो मेम्ब्रेन है। लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? देखिए वो डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन हो गया मतलब सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल का मेम्ब्रेन, लेट सपोज दिस इज ए सेल। सेल का एक ही मेम्ब्रेन होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियस का देखा जाएगा, वो न्यूक्लियस 2 लेयर का है, मतलब उसका मेम्ब्रेन डबल लेयर है। तो इसलिए वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इस न्यूक्लियस पार्ट को अगर जूम कर दूं तो वो ऐसे दिखेगा। देखिए वो जो हो गया वो डबल लेयर हो गया। 1 लेयर, 2 लेयर हो गया। बाहर लेयर को हम क्या बोलेंगे? आउटर लेयर। अंदर का लेयर को हम क्या बोलेंगे? इनर लेयर। और न्यूक्लियर एनवलप का उसका दूसरा नाम क्या होगा? कैरियोथिका। अगर एग्जाम में आएगा कैरियोथिका क्या होता है, तो कैरियोथिका मतलब न्यूक्लियर एनवलप हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन हो गया तो उसका नाम ही कैरियोथिका है। तो डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बाहर जो हो गया उसको हम बोलेंगे आउटर लेयर। जो अंदर वाला हो गया वो हो गया इनर लेयर। देखिए बीच में कुछ स्पेस हो गया। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस हम बोलेंगे। जो स्पेस बिटवीन इनर लेयर एंड द आउटर लेयर। इनर लेयर और आउटर लेयर के अंदर जो भी स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और क्या डिफरेंस है साइटोप्लाज्म मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? कौन सा डिफरेंस है? देखिए सेल मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब कोई बीच में टूटता नहीं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखिए ये लेयर हो गया, बीच में टूट जाता है। वो जो टूट जाता है उसमें जो गैप हो गया, ये जो गैप
इस गैप को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, इस गैप को, ये गैप क्यों होता है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और क्या हो गया, प्रोटीन। ये तीन मेन कंपोनेंट है। डीएनए कभी भी न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाता है, मतलब वो साइटोप्लाज्म में नहीं जाता है। न्यूक्लियस हमेशा, डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में ही रहता है। तो और कौन बचा, आरएनए एंड द प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन जो न्यूक्लियस में है वो साइटोप्लाज्म में आ सकता है, और जो साइटोप्लाज्म में कुछ आरएनए होगा, कुछ प्रोटीन होगा, वो भी न्यूक्लियस में जा सकते हैं। किसके थ्रू जाएंगे, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तो मतलब न्यूक्लियर पोर के थ्रू आरएनए और द प्रोटीन अंदर बाहर जा सकते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जा सकते हैं और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म भी आ सकते हैं। उसका काम, न्यूक्लियर पोर का काम ही है, जस्ट लाइक ए पोर और गेट के थ्रू ही वो जाएगा और आएगा। अगर न्यूक्लियर पोर का साइज अगर पूछेगा तो बोलेंगे 500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसको बोलेंगे एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। अगर 500 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे तो 500 इंटू 10 to the power minus 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 to the power minus 8 मीटर। ये हो गया साइज ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का साइज इतना ही है। और देखिए आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। देखिए आउटर मेम्ब्रेन में अगर देखेंगे अच्छे से, देखिए ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस से गया है। अगर नहीं पढ़े तो प्लीज मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। वो कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से कैसे निकलता है, देखिए लेट्स सपोज न्यूक्लियस का इनर लेयर ये हो गया, आउटर लेयर जो हो गया, वो आउटर लेयर से ही वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे निकलता है। ये हो गया आउटर लेयर, ये हो गया इनर लेयर। इनर लेयर अंदर से रहता है, लेकिन जो आउटर लेयर हो गया इससे ही हम मतलब ईयर निकलता है। तो मतलब ईयर का मेम्ब्रेन और आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है और ईयर का जो मेम्ब्रेन है वो दोनों मिले हैं, मतलब कोई डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ है। वो मतलब आउटर लेयर ही लंब के ही वो ईयर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना है। जो देखिए ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, ये मतलब आउटर लेयर से वो बना है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। तो अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आ जाइए क्रोमाटिन मटेरियल पर। क्रोमाटिन मटेरियल, सो क्रोमाटिन मटेरियल क्या है, सिंपली न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमाटिन मटेरियल जो होता है, मतलब जो डीएनए आरएनए, जो मेन डीएनए जीन्स जो भी होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, और उसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन मटेरियल। और क्रोमाटिन मटेरियल क्या है, सिंपली थिन coiled thread like structure that is present inside the nucleus, and it इसको बोलते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। सो क्रोमाटिन मटेरियल वो क्या होता है, हमेशा एसिडिक होता है। वो क्योंकि वो एसिडिक होता है, हमेशा वो स्टेन किसके साथ किया जाता है, बेसिक डाई के साथ। तो क्रोमाटिन मटेरियल बेसिक डाई के साथ स्टेन किया जाता है, क्योंकि वो खुद ही एसिडिक होता है। एंड क्रोमाटिन मटेरियल एक्चुअली क्या है, तो इसमें डीएनए है, आरएनए है एंड प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन दो तरफ का हो सकता है, मतलब एक हो सकता है हिस्टोन प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो ये प्रोटीन आरएनए और डीएनए मिलकर ही वो क्रोमाटिन मटेरियल होता है।
सो क्रोमेटिन मेटेरियल क्या क्या होता है उससे पहले आप जान लीजिएगा। तो आप जानते होंगे एक होता है क्रोमेटिन, एक होता है क्रोमोसोम, एक होता है क्रोमाटिड और एक होता है डीएनए। तो ये क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमाटिड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमाटिन क्या है। देखिए याद रखिएगा ये सब एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो डिपेंड करता है इस किस स्टेज पे है। और किस स्टेज मतलब क्या है, मतलब सेल साइकिल में किस स्टेज पे है, इस पे ही वो डिपेंड करता है किस मतलब लैंग्वेज, मतलब क्रोमाटिन है या क्रोमोसोम है या क्रोमाटिड है या डीएनए, क्या वर्ड होना चाहिए ये डिपेंड करता है किस स्टेज पर है। तो अभी देखिएगा डीएनए क्या है, सिंपली एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलेंगे डीएनए। तो अभी डीएनए एक दूसरे के साथ इसे अपने आप रैप करके वो स्ट्रक्चर बनाता है, उसको ऐसे बुक में ऐसे दिखाया जाता है, इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। तो मतलब डीएनए और क्रोमाटिन के अंदर डिफरेंस क्या है, एक ही डीएनए, मतलब ये बहुत बड़ा थ्रेड है लेकिन एक ही डीएनए, डीएनए नंबर 1 है। तो एक ही डीएनए अपने ऊपर रैप करके एक स्ट्रक्चर करेगा और उसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये है डीएनए अभी अपने आप के साथ रैप किया है और एक प्रोटीन मिला हुआ है, उसको हम बोलेंगे हिस्टोन। तो मतलब अभी डीएनए प्लस हिस्टोन मिला हुआ है, डीएनए और हिस्टोन को मिलके हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर करेगा और आप फिर से अपने आप ही रैप करेगा और करके एक स्ट्रक्चर करेगा। अब इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन और द क्रोमोसोम। तो अभी डिफरेंस आ जाएगा कि क्रोमाटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा सेल साइकिल में। तो अभी हम सेल साइकिल अगर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक सेल साइकिल है, ओके, इसमें एक है एम फेज, इसमें है G1 और गैप 1, इसको हम बोलेंगे एस फेज, एस मतलब सिंथेसिस फेज, इसको हम बोलेंगे गैप 2 और द G2 फेज, और एक होता है एम फेज। इससे पहले और एक है G0 मतलब क्वेश्चन स्टेज है, मतलब ये डिपेंड करता है वो क्वेश्चन स्टेज में रहेगा या नहीं रहेगा या फिर डिवीजन होगा। अगर डिवीजन होगा वो G1 S G2 फिर एम फेज में आएगा, अगर नहीं करना चाहेगा तो वो G0 में रह सकता है। अब सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे तो ये डिफरेंस है। तो देखिए अब गैप 1 और G1 सिंथेसिस और गैप 2 को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज, और एम फेज को हम क्या बोलेंगे, डिवीजन फेज। क्योंकि वो डिवीजन फेज करता है, क्यों हम इसको डिवीजन फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें ही एक्चुअली क्रोमोसोम डिवीजन होता है। और इसमें मतलब सिंथेसिस में क्रोमोसोम कोई डिवीजन नहीं होता है, मतलब सेल डिवीजन नहीं होता है, इसके लिए वो प्रिपरेशन करता है और इसको हम बोलेंगे प्रिपेरेटिव फेज, प्रिपेरेटिव फेज। क्यों, क्योंकि इस इंटरफेज या प्रिपेरेटिव फेज में वो प्रिपेयर होता है फॉर द सेल डिवीजन, लेकिन सेल डिवीजन एक्चुअली होता है एम फेज में। तो अभी आ जाइएगा अब डीएनए, एक डीएनए 1 डीएनए रैप करके इसे स्ट्रक्चर करेगा और अभी इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन, ओके, क्रोमाटिन स्ट्रक्चर। मतलब इसमें एक डीएनए है, ये एक डीएनए अपने ऊपर ही रैप करके ही एक स्ट्रक्चर करेगा, इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। तो अभी एस फेज में जब पहुंचेगा, एस और द सिंथेसिस, सिंथेसिस वो क्या करेगा, वो डीएनए सिंथेसिस करेगा, मतलब एक और डीएनए करेगा। मतलब अभी एक तो क्रोमाटिन था, अभी एक और डीएनए सिंथेसिस हुआ और इस डीएनए फिर अपने ऊपर रैप करके एक और स्ट्रक्चर कर लेगा। तो मतलब यहाँ पर क्रोमाटिन है लेकिन इसमें 2 डीएनए है, लेकिन G1 में क्रोमाटिन है लेकिन एक डीएनए
होता है। तो मतलब अभी ये जो दो है, देखिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। एक सेंट्रोमियर में एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इसमें भी एक अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर क्या होता है? काइनेटोकोर सेंटर में होता है और सेंट्रोमियर के ऊपर ही होता है, एक दो स्ट्रैंड में। और इस काइनेटोकोर का काम क्या है? एक तो ये जो दो स्ट्रक्चर हुआ है उसको मिलाने के और जो जुड़ने में। तो अभी इसमें एक और जुड़ गया है, तो मतलब इसमें जो काइनेटोकोर है जो सेंट्रोमियर में, वो हेल्प करता है किसमें? वो जुड़ने के लिए। तो काइनेटोकोर का हेल्प क्या है? फॉर जॉइनिंग टू क्रोमाटिड्स, क्रोमाटिड दो को जॉइन करने के लिए। तो इसमें अभी क्या हो गया है? दो डीएनए है, दो काइनेटोकोर है सेंट्रोमियर में, इसमें एक है, इसमें एक है। तो अभी एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर इसको हो गया। तो एक स्ट्रक्चर जो ए हो गया इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिड। तो ए जो अलग एक स्ट्रक्चर हो गया इसको हम बोलेंगे भी क्रोमाटिड। तो मतलब एक क्रोमाटिड हो गया, एक अदर क्रोमाटिड हो गया। तो इस दो क्रोमाटिड को हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड। जब जुड़ेगा इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। तो अभी आप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें देखिए आप बुक में ऐसे स्ट्रक्चर देखे रहेंगे होंगे। तो इस वाले को हम बोलेंगे एक क्रोमाटिड, इस वाले को हम बोलेंगे एक क्रोमाटिड। दोनों को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमाटिड। तो मतलब एक क्रोमाटिन में क्या होता है? मतलब एस पेज में दो सिस्टर क्रोमाटिड होता है। तो टू क्रोमाटिड और वन, मतलब दो सिस्टर क्रोमाटिड ही होते हैं। और इसमें दो डीएनए होता है। कहाँ पर? एस पर, एस सिंथेसिस पर दो डीएनए होता है, लेकिन गैप वन पर वन डीएनए होता है। तो गैप वन में ऐसे स्ट्रक्चर होता है और एस फेज में ऐसे स्ट्रक्चर हो गया है। तो इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। तो ये तो हो गया डीएनए हो गया, क्रोमाटिन हो गया, क्रोमाटिड हो गया। क्रोमोसोम क्या होता है? तो अब देखिए गैप टू में भी सेम है, जैसे एस फेज में है इसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर ही होता है। ओके, तो क्रोमोसोम क्या होता है? देखिए जब डिवीजन के लिए जाता है तो इस स्ट्रक्चर जो क्रोमाटिन है ये थिकनिंग होगा, इसको हम बोलेंगे कॉन्डेंसेशन और कॉन्डेंसिंग। कॉन्डेंसिंग कॉन्डेंसिंग मतलब थिकनिंग। थिकनिंग करने के बाद एक मोटा सा रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। कहां पर? एम पर, एम फेज और द एम फेज और द डिवीजन फेज पर। अभी इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो मतलब क्रोमाटिन क्रोमोसोम सेम है, लेकिन क्रोमाटिन क्या है? ये सिंथेसिस गैप वन गैप टू और द इंटरफेज में जब रहेगा इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन जो है वो क्या है? वो इंटरफेज में ही रहेगा। जब वो डिवीजन फेज में आएगा वो थिकनिंग होगा, इसको हम बोलेंगे कॉन्डेंसिंग। और थिकनिंग करके एक बड़ा सा थ्रेड जैसा रॉड जैसा स्ट्रक्चर करेगा तो हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो अभी सिंपली हम बोल सकते हैं क्रोमाटिन जब एम फेज और डिवीजन फेज में आएगा तभी उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्योंकि वो थिकनिंग हो गया है। लेकिन जब इंटरफेज में होता है क्रोमाटिन बहुत ऐसे देखिए, ऐसे बहुत थीन जैसे होता है, इसको हम बोलेंगे। और इसको हम बोलेंगे, बोल सकते हैं डीकंडेंसिंग। डीकंडेंसिंग डीकंडेंसिंग मतलब थीन। तो मतलब इंटरफेज में डीकंडेंसिंग स्टेज पे मतलब थीन स्ट्रक्चर में रहेगा, लेकिन जब एम फेज में जाएगा वो थिकनिंग होगा, मतलब कंडेंसिंग होगा। अब उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि क्रोमाटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमाटिड क्या है, डीएनए क्या है, ये सब हो गया है। तो अभी हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, इसको मिडिल में एक जो नीचे चल चुका है इसको हम बोलेंगे
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसको भी हम बोल सकते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ओके, और एक दूसरा वाला भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसको भी हम बोल सकते हैं सैटेलाइट। तो एक क्रोमोजोम स्ट्रक्चर हो गया। क्रोमोजोम मतलब अभी वो डिवीजन फेज पे है, तो अभी इसको हम बोलेंगे ए हो गया एक क्रोमाटिड, ए हो गया अदर एक क्रोमाटिड, तो ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड। ओके, तो ये डिवीजन हो गया। तो अभी अगर डिवीजन करेंगे और डिवाइड करेंगे, क्रोमाटिन मटेरियल कितने टाइप का होता है, और तो क्रोमाटिन सिंपली हम बोलेंगे क्रोमाटिन अगर कितने तरफ का होता है, वो सिंपली दो तरफ का होता है। एक होता है हेटेरोक्रोमाटिन, हेटेरोक्रोमाटिन, और एक होता है यूक्रोमाटिन। तो हेटेरोक्रोमाटिन क्या होता है, यूक्रोमाटिन क्या होता है। देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिएगा एक डेंसली स्टेन हुआ है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमाटिन, हेटेरोक्रोमाटिन मतलब बहुत ज्यादा स्टेन हो गया है, तो हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमाटिन। हम क्या बोल सकते हैं, डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। तो अभी देखिए इस एरिया में या इस एरिया में देखिए इसमें क्या है, इसमें लाइट स्टेन हुआ है, इसमें भी लाइट स्टेनली हुआ है। तो एक लाइट स्टेन वाला को स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमाटिन। तो ये हो गया लाइट स्टेन। तो अभी हेटेरोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है, तो मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन है जो हेटेरोक्रोमाटिन मतलब जो जीन प्रेजेंट होता है कहाँ पर, जो डेंसली एरिया पर, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मतलब क्या होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो मतलब किसी भी सपोज डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब एमआरएनए होगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद ही प्रोटीन बनेगा। लेकिन जो जीन जो हेटेरोक्रोमाटिन रीजन में है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, मतलब इससे प्रोटीन नहीं बनता है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, इनएक्टिव कंडीशन और इनर्ट कंडीशन। और इसको भी हम बोल सकते हैं जीन साइलेंस। जीन साइलेंस मतलब जो जीन से प्रोटीन नहीं बन सकता है और द ट्रांसक्रिप्शन और द ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, इसको हम बोलेंगे जीन साइलेंस, मतलब उस जीन साइलेंस पर है। तो हमेशा हेटेरोक्रोमाटिन रीजन में जो जीन होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। लेकिन जो यूक्रोमाटिन जो लाइट स्टेन्ड एरिया में है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, आप मान लीजिएगा ये न्यूक्लियस है, इसमें पेरी मतलब बाहर की रीजन पर ही वो हेटेरोक्रोमाटिन रहता है। तो हम बोलते हैं प्रेजेंट इन पेरीफेरी रीजन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन इसको क्योंकि वो यूक्रोमाटिन वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, वो सेंट्रल पार्ट में ही रहता है। तो ये क्या बोलते हैं हम, इसमें प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। और एक बात हो गया कि हेटेरोक्रोमाटिन प्रेजेंट ओनली इन यूकारियोट्स, मतलब यूकारियोट के अंदर में ही सिर्फ वो हेटेरोक्रोमाटिन दिखता है। लेकिन जो मतलब हेटेरोक्रोमाटिन दिखता है, लेकिन यूक्रोमाटिन प्रेजेंट बोथ
इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ओके, एक हो गया। और एक क्या डिफरेंस है, तो ये तो मेन डिफरेंस है, लेकिन एक इंपॉर्टेंटली हेटेरोक्रोमेटिन दो टाइप का होता है। एक होता है कॉन्स्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन, एक होता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। तो कॉन्स्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है और द फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परमानेंटली साइलेंस्ड। मतलब जो जीन जो कॉन्स्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन में होता है, इसमें परमानेंटली साइलेंस होता है, मतलब इसमें कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो फैकल्टेटिव होता है वो तो मैक्सिमम टाइम तो साइलेंस ही होता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है, वो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। बहुत रेयर होता है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव। मतलब वो साइलेंस ही रहता है लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल द बार बॉडी, आप जानते होंगे बार बॉडी प्रेजेंट इन द organism and that is called the facultative बार बॉडी। एग्जाम्पल होता है किसमें, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन के। एक एग्जाम्पल है फैकल्टेटिव, मतलब बार बॉडी कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है जब नीडेड होगा। तो ये हो गया हेटेरोक्रोमेटिन और द यूक्रोमेटिन और द क्रोमेटिन मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो अभी आ जाइए न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर को बारे में। न्यूक्लियोलस, सो न्यूक्लियोलस क्या होता है, देखिए ये सेल है, सेल के अंदर इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है और उसको ही हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। तो देखिए न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस सिंपली इट इज सिंगुलर टर्म होता है। मतलब अगर एक न्यूक्लियस होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा, मतलब एक 2 या 3 न्यूक्लियस होगा, तब अब हम बोलेंगे न्यूक्लियोली। तो न्यूक्लियोली क्या होता है, ये प्लूरल टर्म होता है। तो मतलब अगर एक न्यूक्लियस से ज्यादा अगर प्रेजेंट होता है तब हम बोलेंगे न्यूक्लियोलाई। मतलब अगर ह्यूमन बींग के मतलब हमारे केस अगर देखेंगे तो हमारे केस में एक सेल में और एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियस होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर न्यूक्लियस है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है और उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोली। ओके, तो न्यूक्लियोली का एक मेन स्ट्रक्चर होता है कि न्यूक्लियोली का मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ये क्या होगा, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। तो मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो अगर मेम्ब्रेन नहीं हुआ, देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, सिंपली आप सोच सकते हैं जैसे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट होता है हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपली लाइक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द सेल। मतलब सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही उसी स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट होता है हम बोलेंगे हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म। और देखिए न्यूक्लियोलस क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस। मतलब क्योंकि वो मेम्ब्रेन ही उसका नहीं है तो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो अंदर अपने आप चला जाएगा, या फिर न्यूक्लियोलस के अंदर जो पार्ट है वो बाहर चला जाएगा। मतलब जो भी कंटेंट है वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस होता है, मतलब वो अंदर बाहर आ सकते हैं क्योंकि उसके अंदर मेम्ब्रेन ही नहीं है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या होता है, राउंड होता है,
डार्क स्टेंड होता है, डार्क स्टेंड होता है, और डेंस होता है। डेंस मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड जैसे रहता है, तो ये हो सकता है। और डार्कली स्टेंड, देखिए न्यूक्लियस से हो गया, और न्यूक्लियस से ज़्यादा वो डार्कली स्टेंड होता है, तो ये हो गया। तो अभी आप देखिएगा कि न्यूक्लियस कैसे बनता है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसे बनता है। देखिए लेट्स सपोज ये एक क्रोमोजोम हो गया, ओके, तो क्रोमोजोम हो गया। क्रोमोजोम में इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, और इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं। तो अभी देखिए एक इस पार्ट में इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस पार्ट के अराउंड, मतलब उस पार्ट के जस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस फॉर्म होता है, और उसको हम बोलेंगे NOR। NOR मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो क्या होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन से ही वो न्यूक्लियस बनता है। मतलब एक क्रोमोसोम के जो इस पार्ट में, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में, उसके अराउंड ही NOR बनता है, और अराउंड के NOR के बनते ही वो न्यूक्लियस हो जाता है। देखिए एक क्रोमोसोम से नहीं होता है, नियरली 1 to 6 क्रोमोसोम के अराउंड बनता है। मतलब ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक दूसरे क्रोमोसोम हो गया, ये तीसरे क्रोमोसोम हो गया, ये चौथे क्रोमोसोम हो गया, ये पांचवें क्रोमोसोम हो गया। तो देखिए इस वाले में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसमें सेकेंडरी, इसमें सेकेंडरी, इसमें सेकेंडरी, से थोड़ा थोड़ा बन के वो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसे बनता है, बाय NOR, द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन क्या होता है, सिंपली द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम ऐसे होता है उसके अराउंड ही वो बनता है। अगर ह्यूमन केस में अगर देखेंगे, ह्यूमन केस में 5 क्रोमोसोम के अराउंड, 5 क्रोमोसोम के अराउंड ही वो NOR फॉर्मेशन होता है। अगर आप पूछेंगे एग्जैक्टली कौन सा 5 क्रोमोसोम है, तो क्या होगा, 13, 15, 20, 21, 24 क्रोमोसोम। तो मतलब आउट ऑफ 46, मतलब इस 5 क्रोमोसोम के अराउंड, मान लीजिए 13 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 21 क्रोमोसोम, ये 24 क्रोमोसोम। तो ये 5 के अराउंड ही वो न्यूक्लियस बनता है। तो याद रखिएगा ह्यूमन के केस में 5 क्रोमोसोम के अराउंड ही वो न्यूक्लियस बनता है, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। मतलब अगर हम प्लांट में देखेंगे, डिफरेंट स्पेसीज में देखेंगे, तो डिफरेंट क्रोमोसोम और नंबर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम के अराउंड वो बनता है। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में मान लीजिएगा 3 क्रोमोसोम के अराउंड ही बन सकता है, कभी 2 क्रोमोसोम के अराउंड बन सकता है, कभी 6 क्रोमोसोम के अराउंड के बन सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियस बनता है। कैसे, बाय फॉर्मिंग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, नॉट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ओके, तो अगर न्यूक्लियस कब डिस्कवर किए थे अगर देखेंगे, तो वो डिस्कवर किए थे फोंटाना, फोंटाना इन 1971, सॉरी 1781 में वो फोंटाना डिस्कवर किए थे। और कहाँ पर किए थे, ईल स्किन पर। ईल क्या होता है, एक फिश होता है, तो ये ईल के स्किन से ही वो न्यूक्लियस को वो डिस्कवर किए थे 1781 के। तो अभी अगर आएंगे, क्या क्या पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर, पार्ट्स। देखिए ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए न्यूक्लियस के बाहर, मतलब पेरीफेरी रीजन में जो भी होगा उसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियोलर मटेरियल।
और न्यूक्लियोलस के अंदर जो भी है उसको हम बोलेंगे इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। ओके, तो बाहर वाला को हम बोलेंगे पेरी और इनर वाला को, अंदर वाला को हम बोलेंगे इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। अगर एग्जैक्ट पार्ट हम बोलेंगे तो न्यूक्लियोलस के अंदर 4 पार्ट मेनली होता है। तो क्या क्या होता है? एक हो गया ग्रानुलर जोन और ग्रानुलर पोर्शन। सेकंड हो गया फाइब्रिलर जोन। थर्ड हो गया अमरफस और उसको हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स और उसको हम बोल सकते हैं पार्स मॉर्फा। और फोर्थ हो गया न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। ओके, तो फर्स्ट आएंगे ग्रानुलर जोन। ग्रानुलर जोन क्या होता है? ग्रानुलर जोन देखिए, ये वाला जो है ग्रानुलर पोर्शन अथवा ग्रानुलर जोन है, ये हमेशा पेरीफेरी पर रहता है। पेरी मतलब आउटसाइड पे ही वो रहता है। तो वो क्या होता है, इसमें क्या होता है? इसमें राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन क्या होता है? सिंपली आप जान सकते हैं RNA एंड विथ एसोसिएटेड प्रोटीन, मतलब RNA और उसके साथ जुड़े हुए प्रोटीन को ही हम बोलेंगे राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन। तो अभी आ जाएगा फाइब्रिलर जोन। ये फाइब्रिलर पर्सन मतलब फाइब्रिल होता है, मतलब इसमें क्या होता है? इसमें सिंपली द RNA होता है प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। ओके, तो देखिए एग्जाम में, नीट एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि which पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस द प्रोटीन आर प्रेजेंट, मतलब न्यूक्लियोलस के किस पार्ट में प्रोटीन होता है। तो आंसर होगा आपका ग्रानुलर जोन। लेकिन अगर पूछेगा कि किस पार्ट में RNA होता है तो आंसर होगा फाइब्रिलर जोन। हो गया। तो थर्ड पार्ट हो गया अमरफस और उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द पार्ट्स मॉर्फा। मतलब मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया? एक सेंटर पार्ट में जो हो गया उसको हम बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ पार्ट्स एमॉर्फा। तो इसको हम बोलेंगे, मतलब ये इनसाइड के अंदर जो भी है उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। तो और एक हो गया न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। तो ये क्या हो गया? DNA, RNA, tRNA, तो ये सब जो हो गया उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलर। इंपॉर्टेंटली याद रखिए न्यूक्लियोलर, नॉट न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्या हो गया? न्यूक्लियस के अंदर जो है, मतलब ये क्रोमोजोम वाला जो है, तो ये वाला ये नहीं है। ये वाला मेनली होता है RNA होता है और tRNA होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो अभी अगर आ जाएगी फंक्शन, तो मतलब न्यूक्लियस का क्या फंक्शन हो गया? एक होगा इट प्रोवाइड्स मेशिनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो प्रोवाइड करता है क्या? मशीनरी मतलब क्या मशीन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है? इंपोर्टेंटली क्या हो गया? राइबोसोम चाहिए और RNA चाहिए। आप ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हम पढ़ेंगे, मेनली ट्रांसलेशन के अंदर उसमें एक राइबोसोम चाहिए, RNA चाहिए। और ये राइबोसोम और RNA वो कहाँ से निकलता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। सो न्यूक्लियोलस का एक काम हो गया प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं इट इज द साइट फॉर RNA एंड राइबोसोम। मतलब राइबोसोम एंड RNA कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट काम है, इट स्टोर्स राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। तो राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन मतलब क्या हो गया? तो प्रोटीन जो राइबो न्यूक्लिक मतलब RNA और उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए, तो RNA और प्रोटीन दोनों मिलके हम क्या करेंगे और क्या होता है? इसको हम बोलेंगे राइबोसोम।
ये मेरा राइबोसोम वीडियो ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। तो राइबोसोम का क्या होता है और राइबोसोम कैसे फॉर्मेशन हो गया, आरएनए प्रोटीन मिलेगा तभी हो जाएगा राइबोसोम। तो ये हो गया स्टोर्स द राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। तो ये हो गया न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है। थैंक यू। देखिए अब आ जाइए न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म, सो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर, मतलब साइटोप्लाज्म जैसे सेल के अंदर, इसको हम बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। और द वाटरी सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर होता है उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। सो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर हो गया इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस स्ट्रक्चर को वाटरी सब्सटेंसेस जो है सेल के अंदर उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, सो न्यूक्लियोप्लाज्म इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर सैप। सैप मतलब ये वाटर लाइक सब्सटेंस जो मोस्टली प्लांट में दिखाया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे सैप। सो क्योंकि वो वाटर लाइक सब्सटेंसेस है और न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर सैप। और इसको भी बोलते हैं हम कैरियोप्लाज्म। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, द प्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स द साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम बोलेंगे कैरियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म को हम सिंपली भी बोल सकते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? जो इनसाइड होता है, जो ये हो गया न्यूक्लियस, उसके अंदर जो भी है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और एक इसमें क्या क्या होता है, इसमें मेनली क्रोमाटिन मटेरियल होता है और क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। देखिए ये हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस और क्रोमाटिन कहाँ पर होता है, वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। तो ये दोनों को मिलाकर ही उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी आप सोच रहे होंगे, देखिए साइटोप्लाज्म में एक हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। देखिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डिफरेंस मेनली क्या है? देखिए साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है मतलब लिक्विड पार्ट, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो डिफरेंस क्या है? देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमाटिन होता है, तो क्रोमाटिन डिजल्व होके यहाँ पर होता है। और क्योंकि वो क्रोमाटिन डिजल्व होके रहता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जो कि एब्सेंट होता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म पर एब्सेंट होता है। तो मतलब मेन डिफरेंस इज दैट, मतलब साइटोप्लाज्म में भी वाटरी सब्सटेंसेस है, मेनली मोस्टली वाटर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी मेनली वाटर होता है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमाटिन होता है। तो क्योंकि वो क्रोमाटिन होता है तो डीएनए आरएनए फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो कि साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। ये हो गया मेन डिफरेंस। सेकंड मोस्ट डिफरेंस इज दैट ये साइटोप्लाज्म जो है वो लेस स्टिकी होता है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, हाईली स्टिकी, और उसको हम बोल सकते हैं हाईली जिलाटिनस। तो जिलाटिनस तो स्टिकी क्या होता है, सिंपली द कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। तो मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में कॉन्सेंट्रेटेड कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड, दैट मीन्स बहुत ही स्टिकी हो गया है और जेल लाइक स्ट्रक्चर हो गया है। वो हो गया है कहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में स्टिकी होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियोप्लाज्म ये थोड़ा कम स्टिकी होता है। तो ये हो गया मेन डिफरेंस इसके अंदर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। एक हो गया क्रोमाटिन हो गया, और क्रोमाटिन मतलब डीएनए हो गया, और डीएनए के साथ भी आरएनए भी प्रेजेंट है। और क्या काम है न्यूक्लियोप्लाज्म के, मतलब क्या रोल है? एक हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म में
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो क्या है, वो डिजल्व होके रहा है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, जो हाइड्रोलाइज कर लेगा। हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए पेप्टिडेज मतलब क्या है, डेज मीन्स एज जब लगेगा तो मतलब वो क्लिप करेगा बॉन्ड को। पेप्टिडेज मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड को क्लिप करेगा। और पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है, प्रोटीन में। तो मतलब इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पेप्टिडेज भी होता है जो प्रोटीन को क्लिप कर सकता है। और क्या होता है, इसके अंदर भी राइबो न्यूक्लियेज मीन्स न्यूक्लियस पार्ट, मतलब डीएनए आरएनए को जो ब्रेक कर सकता है। और इसमें कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो मतलब वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को भी वो क्लिप कर सकता है। तो ये हो गया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बारे में। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अलावा और भी एक है मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम, वो हो गया डीएनए पॉलीमेरेज। तो डीएनए पॉलीमेरेज क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन मतलब 1 से 2 करेगा। एक डीएनए हो गया, उसके बाद 2 डीएनए हो गया, उसके बाद 3 डीएनए हो गया। तो डीएनए ऐसे रेप्लिकेशन करके हो गया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो उसको हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में है और वो साइटोप्लाज्म में नहीं है। और एक मेन डिफरेंस हो गया। तो उसका काम क्या है, ये तो हो गया एंजाइम का काम। देखिए एंजाइम के काम के अलावा भी बहुत कुछ काम होता है। कहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, मेनली बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, वो कहाँ पर होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही मेनली होता है। तो और उसके अलावा और एक काम है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर शेप। मतलब जो न्यूक्लियर शेप हो गया, मतलब न्यूक्लियस का जो शेप हुआ, वो शेप कौन मेंटेन करेगा, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियर शेप को भी वो मेंटेन करता है। मतलब वो अगर नहीं होगा तो न्यूक्लियर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो मेंटेन करेगा, कौन करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।